हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि हम लोग जो है अपना वीडियो जो होगा वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज जो है वो अपना जो वीडियो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और स्टीरियोकेमिस्ट्री से जितने रिलेटेड जो भी पोर्शन जो भी टॉपिक हमें कवर करने हैं वो मैं वीडियो से कवर करता चलूँगा। तो आज जो मेरा जो पोर्शन होगा जो हमें कवर करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो कवर करना है वो हमें सबसे पहले कवर करना होगा। स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो हम सबसे पहले कॉन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये जो दो हमने जो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे या फिर जो मैं बात करूँ ये जो दो अपने वर्ड सामने देख रहे हो कॉन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन, एक ऐसा है जो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के दौरान हर बार कॉन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन हर बार आपको सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें समझ के ये चलना कि कॉन्फर्मेशंस क्या होते हैं, कॉन्फिगरेशंस क्या होते हैं। दैट मीन्स कि इसके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद ही साथ हम लोग पढ़ के चलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, मैं जो क्लियर करूंगा आपका एग्जाम्पल्स के साथ कि किस तरीके से हमें देखना है कि कॉन्फर्मेशन कहाँ पे लग रहे हैं, कहाँ पे कॉन्फिगरेशन लग रहा है। फिर अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा जो होगा वो मैं बोल सकता हूँ 3D रिप्रेजेंटेशन जो होगा, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैसे 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और कितने अलग अलग तरह के वे हैं 3D रिप्रेजेंटेशन करने के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो कुछ पार्ट्स होंगे वो धीरे धीरे कवर भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक जो है हमारा कॉन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। ध्यान से देखते चलना है और हम लोग बहुत इजीली से इन सभी टॉपिक कवर करते चलेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कॉन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। तो जैसा नाम से लग रहा है कॉन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन, ये जो दो वर्ड्स हैं जैसे मैंने बताया कि आपको हर बार जब भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तब आपको ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। तो सबसे अच्छा है कि इसे हम एक बार डेफिनेशन के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉन्फर्मेशन है जो मैं बात करूँ तो एक ऐसा स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर बोले कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसा जो रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जनरेट होता हो, या फिर मैं बोलूं the stereochemistry which is generated by the rotation of carbon carbon single bond, that chemistry is stereochemistry known as conformation। और in the same time मैं बात करूंगा कॉन्फिगरेशन में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्फिगरेशन जो है वो होता है वो हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं बोल सकता हूं द स्टीरियोकेमिस्ट्री which are generated by the bond breaking process is known as configuration। अब ये जो है बात के हमने देखा कि रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। जो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं दोनों के कि कॉन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन क्या है, तो मैं सबसे पहले कॉन्फर्मेशन के एग्जांपल से बात करूंगा। कॉन्फर्मेशन जैसे कि मैंने इसे बताया कि हमें ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलाउंग रोटेशन अलाउ होगा कॉन्फर्मेशन में, और यही चीज कॉन्फिगरेशन में अलाउ नहीं होगा। दैट मीन्स कि कॉन्फिगरेशन और कॉन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस निकल के आया कि कॉन्फर्मेशन में जो है तो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है रोटेशन अलाउ होगा और कॉन्फिगरेशन में हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस चलेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एग्जाम्पल को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, सपोज दैट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से। सपोज दैट हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये हमें गौर नहीं करना कि मॉलिक्यूल क्या है, उसका नेम क्या है, वो हमें मैटर नहीं करता। हमें बस ये देख करके चलना है कि इस मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कॉन्फर्मेशन को कर रहा है या फिर कॉन्फिगरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि हमें ध्यान देना है हर बार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब भी कॉन्फर्मेशन की बात करेंगे तो हमें देखना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन। तो अगर मैं बात करूं
अगर मैं ये कार्बन और ये कार्बन, इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं लिख दूं तो कार्बन, और मैं ऐसे देख सकता हूँ इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने जैसे बताया कि कॉन्फॉर्मेशन में हमें क्या देखना है कि कॉन्फॉर्मेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउ करना है। अगर मैं बोलूँ कि इस बॉन्ड के अलाउ में रोटेशन करा दूं, इस बॉन्ड को पकड़ के मैं अगर रोटेट करता हूँ या फिर इसको मैं घुमाता हूँ, तो जो होगा हमारा ये जो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, हाइड्रोजन है, क्लोरीन एटम है, और मैं बात कर रहा हूँ डी हो सकता है ड्यूटेरियम है, तो मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स का जो रिप्लेसमेंट है, या फिर मुझे मैं बात करूंगा इस तरीके से, तो देखेंगे हमारा जो इस एटम्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। अभी हमें समझ में आया कि जब भी हम लोग कार्बन कार्बन रोटेशन अलाउ कर रहे हैं, कहीं जहां पर भी हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां पर जब रोटेशन अलाउ कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इस कार्बन से जुड़े हर एक सब्स्टिट्यूएंट जो है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 सब्स्टिट्यूएंट थे, उनके पोजीशंस भी क्या हुए, आपस में चेंज हो गए। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो 3 एटम रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पोजीशंस का, पोजीशंस रिप्लेसमेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 एटम जो है वो आपस में अपने पोजीशंस को रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको और अच्छा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अपने आप को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जो एटम है वो आपस में रोटेट किए, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3 एटम आपस में सब्स्टिट्यूट किए, रिप्लेस किए। तो उस तरह के कन्फर्मेशन को हम लोग बोल रहे हैं, उस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो कन्फर्मेशन। अब इसी मॉलिक्यूल में मैं बोलूँ कि कॉन्फ़िगरेशन भी अलाउ करना है, तब मैं क्या करूंगा, तब देखना है हमें ध्यान से। अब मैंने क्या बोला कि कॉन्फर्मेशन में तो था कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेशन, लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमें अलाउ करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि अब हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को रोटेट नहीं करा सकते, तब क्या कराना होगा, हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, तो हमें बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या बदलाव आएंगे वो देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लॉक करता हूँ, हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो अपने पोजीशंस पे चेंज कौन कौन सा हुआ, ये क्लोरीन, या फिर अगर मैं बोलूँ इसको और भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो अपने पोजीशंस पे है, कौन से एटम चेंज कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। दैट मीन्स कि ये बात निकल के आई कि कॉन्फर्मेशंस में जो है वो 3 एटम जो है आपस में चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल 2 एटम जो है चेंजेस देयर पोजीशन। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग इस बॉन्ड को तोड़े होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसको हम घुमा दे, क्लोरीन अपने पोजीशन पे है और बोले कि केवल ये और ये एटम जो अपना पोजीशन को चेंज करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम इस दो बॉन्ड को तोड़ करके, बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। और कॉन्फर्मेशन में क्या था कि इस, अगर मैं सपोज मानूं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अगर मैं इस पार्ट को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, अगर इसे मैं रोटेट करता हूँ इस अलाउंग, तो क्या होगा कि इसके एटम्स भी जो है वो अपने पोजीशन को चेंज कर पा रहे होंगे। लेकिन जैसे हम बात करो कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि अब ये बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं होगा। अब क्या होगा कि इससे जुड़े जितने भी एटम्स हैं, इस तरीके से जितने भी एटम्स हैं, वो बिना रोटेट के जो है वो अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। अब पोजीशन को चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि इस ये जो बॉन्ड है, अगर मान लो ये मार्कर जो एक तरह का बॉन्ड शो कर रहा है,
इस बॉन्ड को मैं तोड़ करके यहाँ कर दूं, अगर यहाँ पर बॉन्ड है तो मैं इसको यहाँ कर दूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बिना जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग के अलाउ नहीं हो सकता। तो ये जो मतलब हुआ, अगर हम बात करें सीधा शब्दों में, तो हमें जहां पर भी अगर इस तरह का मॉलिक्यूल दिखे जो आपस में दो एटम का रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे अपने पोजीशंस को, तो आप बोलेंगे कॉन्फिगरेशन लग रहा है। और जहां पर भी रोटेशन अलाउ हुआ होगा और जो उससे जिस कार्बन से हम देख रहे हैं उस कार्बन से अगर तीनों एटम जो है वो अगर आपस में रिप्लेस करते हैं पोजीशंस को, तो वहां पे कॉन्फर्मेशन लग रहा होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अब ये अगर समझ में आ गया कि कॉन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस क्या है, तो हमें सोच के चलना है कि आगे की क्या करना है हमें। तो आगे की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया था कि आगे जो है वो हमें देखना है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो टॉपिक है 3D रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, अगर मैं बात करूँ किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जितनी भी 3D रिप्रेजेंटेशन है हम लोग 12 बेसिस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास 3-4 वे होते हैं लिखने के। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। इसके बाद में बात करूँ तो हमारे पास निकल के आते हैं सॉहर्स फॉर्मूला। फिर मैं बात करूँ आगे तो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शंस भी होते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करूँ मैं। और एक होता है हमारे पास फिक्सचर। अब हमें देखना है कि पूरी इंटायर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इन्हीं 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड होगी। या हो सकता है कि मॉलिक्यूल को वो कभी फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में दे दे, कभी सॉहर्स फॉर्मूला में दे दे, कभी न्यूमैन प्रोजेक्शन में दे दे, या फिर हो सकता है वो फिक्सचर प्रोजेक्शन में दे दे। इन तीनों में जो है वो इंटर रिलेशन भी है। लोग आगे बात करेंगे कैसे हम लोग एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जा सकते हैं, क्या क्या इंटरचेंज करना पड़ता है। और देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है, या फिर मैं बात करूँगी सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपको नजर आएगा कि फिक्सचर जो होगा वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मॉलिक्यूल्स वगैरह में। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, फ्लाइंग वेज भी जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर सॉहर्स की बात करें, एज कंपेयरिंग कंपेयर करना चाहूँ अगर इन दोनों में से, तो मैं देखूंगा कि फ्लाइंग वेज जो है वो ज्यादा है आता है क्वेश्चंस में एज कंपेयर टू सॉहर्स फॉर्मूला। ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि ये हर बार है ज्यादा ही आता है, लेकिन मैं कंपेयर करके देख सकता हूँ कि हर बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली जो मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो फिक्सचर प्रोजेक्शन से होता है, या फिर वो जनरली फ्लाइंग वेज में पूछते हैं। सॉहर्स भी पूछते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो मैं चलिए मैं बात करता हूँ शुरू से जो मैंने लिखा है फ्लाइंग वेज फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं बात करूंगा सॉहर्स से, फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, अब हमें समझना है फ्लाइंग वेज को समझने से पहले हमें कुछ जो है वो साइंस जिसको बोल सकते हैं, फिर जो हमें जो आगे पढ़ना है इंडिकेशन जिसको हम बोलेंगे, उसे हमें पढ़ करके समझना है कि क्या क्या जरूरी है। जैसे हमें हमें ध्यान रखना है अगर मॉलिक्यूल में हमें इस तरह का लाइन दिखे, इसको हम लोग बोलते हैं वेज। ठीक है, वेज बोलेंगे। और इसका इंडिकेशन ये होता है, ये जो इंडिकेट कर रहा होता है वो अबव द प्लेन इंडिकेट कर रहा होता है मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होगा उसको अबव द प्लेन इंडिकेट कर रहा होगा। फिर आपको कुछ इस तरीके से भी मिलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डैश, और ये जनरली रिप्रेजेंट कर रहा होता है बिलो द प्लेन। फिर आपके पास दो सॉलिड लाइन मिलेंगे इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड लाइन, और ये जनरली रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑन द प्लेन। जो भी मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन में होंगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमें इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या बात होता है, इसका मतलब क्या होता, और ताकि हमें जो है रिप्रेजेंटेशन को वो इजीली हम लोग उसको डील कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल से मैं बात करूं
अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूँ कि फ्लाइंग वेज में कैसे लिखा जाता है, तो सपोज दैट मैं बात करूँ, सपोज दैट हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड लाइन। अगर सॉलिड लाइन है तो ये दो लाइन सॉलिड हमें मिल रहा है, ये दो लाइन सॉलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप और ये जो हाइड्रोजन एटम है इस कार्बन से अटैच, वो कहाँ पे है, तो वो ऑन द प्लेन पे है। उसी तरीके से जैसा मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेज, और वेज क्या इंडिकेट कर रहा होता है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। तो मैं तो ये समझ में आया कि हमें जो कार्बन से जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, जो मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कहाँ पे है, अबव द प्लेन। और ये CH2OH जो है वो कहाँ पे है, वो बिलो द प्लेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिलो द प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, डैश। तो ये चीज में समझना बहुत जरूरी है कि ये इंडिकेशंस क्या है। अब ये समझ में आया कि ये जो है वो बिलो द प्लेन है, मतलब कि बिलो द प्लेन कहने का मतलब कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये किसका मतलब हुआ कि जो देखने वाला जो है वो उससे दूर है, या फिर बोल सकते हैं वो पीछे है। और ये जो है अबव द प्लेन, वो समझ में आ रहा है कि वो इस, अगर मैं बोर्ड को मानूं प्लेन, तो इस प्लेन में क्या है कि इस एक्सिस में कार्बोक्सिल ग्रुप है और इस एक्सिस में हमें क्या नजर आ रहा है, ये हाइड्रोक्सिल। और इससे जो बाहर निकलता हुआ जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है, ये CH3 ग्रुप। और इस बोर्ड के जो पीछे है वो क्या है, ये। तब ये चीज को समझ के रखना है कि कौन सा बिलो द प्लेन होता है, कौन सा अबव द प्लेन होता है, और कौन से जो मॉलिक्यूल है जो ऑन द प्लेन। बस हमें ध्यान रखना, बस तीन चीज यहाँ पे, सॉलिड लाइन ध्यान रखना है, डैश याद रखना है, और ये वेज। बाकी हमारा काम आसान हो जाएगा, कि हमें इजी हो जाएगा समझने में कि क्या क्या हो रहा है। तो ये है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग इजिली डील कर सकते हैं। जहां पर भी हमें मॉलिक्यूल दिखे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। और इसमें और भी सारी चीजें नजर आएंगी कि किसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, वो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे होंगे तो हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है आगे की चीजें। लेकिन अभी हमें समझना है कि रिप्रेजेंटेशन मेनली क्या होता है। ये रहा फ्लाइंग रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब मैं आगे चलता हूँ हमारे सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा ये सब जो चीजें वो हम लोगों ने 11th 12th में ही पढ़ी है, लेकिन जो हमें ध्यान रखना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है जब तक हम लोग बेसिक से स्टार्ट नहीं करते हैं तो हायर लेवल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो समझ में नहीं आएगी। समय हमें ये सब चीजों को रिकैप करना है, और जितना जल्दी जल्दी हो सके इसे रिकैप करके इनसे बेस्ड जितनी भी अगर आप प्रॉब्लम सोल्व कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है इनसे रिलेटेड कि क्या होता है, ये ऐसी बेसिक चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर कभी भी अगर आप फंसते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन पे जरूर मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीजों को समझने में। लेकिन आई होप कि ये सब चीजें जो है वो बहुत बेसिक चीजें आपको समझ में आएंगी। और जैसे मैं बात करूँ सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन को, हमें समझना सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर मैं सपोज दैट एक मॉलिक्यूल लेकर के चलूँ, लाइक इस तरीके से मैं मॉलिक्यूल ले लूँ, मान लेते हैं ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है। अब हमें समझना है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे दो कार्बन एटम है, और यहाँ पे आप कॉन्फर्मेशन भी लगा सकते हो जैसे मैंने बताया, कॉन्फ़िगरेशन भी। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया वो बात की बात है कि कब हमें एटम्स को रिप्लेसमेंट देखना है, कहाँ पे ये देखना है, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमें देखना है कि सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा ये इस तरीके से। अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है, और इस तरीके से मैं अगर पॉइंट लगा दूं तो इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन को आप मान लो कि वो पहला कार्बन है और एक पीछे का कार्बन, मतलब एक फ्रंट कार्बन है और एक बैक कार्बन। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला जो कार्बन को मैं मान रहा हूँ वो मेरा फ्रंट कार्बन होगा, और इस कार्बन को मैं मान के चलूंगा कि ये मेरा बैक कार्बन है। तो मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं,
इस तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री को सेट नहीं है। सपोज दैट मैं इस तरीके से अगर सेट कर दूँ, आगे मैं बोलूँ इस तरीके से मैं अगर सेट कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर मैं सपोज दैट इस तरीके से दिखा दूँ, तो ये हमें समझ में आया कि इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें ये भी चीज समझना है कि यहाँ पर तो इस तरह से वेज डैश करके दिया नहीं, यहाँ पर जो सारे लाइन दिखे वो सॉलिड लाइन दिखे, तो कैसे पता चलेगा कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है, कौन से प्लेन है। तो ये चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जनरली जो है वो किस तरह के कॉन्फर्मेशन है, तो हमारे पास जो होते सॉल्वर्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। हमारे पास या तो स्टैगर्ड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर इक्लिप्स फॉर्म में हो सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्या स्टैगर्ड होता है, क्या इक्लिप्स। स्टैगर्ड और इक्लिप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती, बस यहाँ पे एंगल का डिफरेंस होता है। अगर एंगल मोर देन 0 डिग्री या फिर 60 डिग्री है, 180 डिग्री में है, या तो उसमें बोलते हैं स्टैगर्ड। और इक्लिप्स जो होता है वो जस्ट एक एटम पे जस्ट पीछे होता है, वहाँ पे थीटा जो होती है वो 0 डिग्री होती है। तो वहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं इक्लिप्स फॉर्म के बारे में। बाकी उसकी जो डिटेल्स होगी मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है उसके बारे में, लेकिन हम समझना है सॉल्वर्स रिप्रेजेंटेशन। सपोज दैट कि मैंने मान लिया कि ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, इस मॉलिक्यूल के मैंने ये रिप्रेजेंटेशन ले लिया। अब इसमें बात समझना है कि कौन से जो एटम्स हैं वो कहाँ पे हैं, इंडिकेशंस क्या है, तो हमें समझ के रख चलना है ये चीजें। देखिए ये जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है वो यही है, ये बॉन्ड है। और इस कार्बन को मैंने छुपा दिया है, बोल दिया कि ये डॉट है, और इस कार्बन को मैंने इस डॉट से। बस समझ के रखना है कि ये जो है वो मेरा बैक कार्बन होगा और ये जो होगा वो मेरा फ्रंट कार्बन होगा। ये कौन सा होगा, बैक कार्बन। बस इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजों को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास Br है, F है, नीचे CH3 दिख रहा है, ऊपर H दिख रहा है, इधर Cl दिख रहा है। कोई बात नहीं, बहुत इजी है। हमें इस चीजों को समझना कैसे है। ये जो CH3 है, ये जो है, ये जो दिख रहा है वो हमें प्लेन में मानना। ये जो पार्ट है वो कहाँ है, तो प्लेन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो कहाँ पे है, ऑन द प्लेन। ठीक है। अब मैं पीछे कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रंट कार्बन की बात कर रहा हूँ। अब Br को अगर आप देखोगे तो क्या लगेगा कि वो बाहर निकल के आ रहा है। अगर आप बोर्ड को मान रहे हो प्लेन तो आपको ये चीज नजर आएगा कि Br जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि Br जो है वो क्या दिखा रहा है, above the plane। above the plane बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ towards the observer। towards the observer। सिमिलरली F जो है वो कैसा है, तो ये क्या होगा, हमें पीछे जाते हुए दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है बिलो द प्लेन। ठीक है। सिमिलरली जो D है, जो Cl है, उसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे। जो D है वो क्या दिखा रहा है हमें, D जो है वो अबव द प्लेन दिखा रहा है, दैट मींस कि वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर दिखा रहा। Cl जो है पीछे जाते हुए दिख रहा, तो मैं बोल सकता हूँ कि Cl जो होगा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट मींस कि बिलो द प्लेन। और हाइड्रोजन और ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ऑन द प्लेन होगा। अगर मैं इसको इरेज करके बहुत ज्यादा हो गया, इसे इरेज करके अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह से समझा सकता हूँ क्लियर व्यू में। इस तरीके से समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी आप आइटम यहाँ पे रख के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मेथड के आप कौन से यहाँ पे आइटम रखते हैं, मान लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया ये जो है वो क्या होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, Br जो है मैंने बताया कि जो अबव द प्लेन है वो क्या है, और ये जो बॉन्ड होगी वो क्या होगी, ऑन द प्लेन। तो मैं बोल सकता हूँ कि Br जो है, मैं साथ में लिखकर चलता हूँ आपको समझ में आएगा। Br जो है वो क्या है, ऑन द प्लेन। ठीक है। क्लोरीन कहाँ पे है, तो क्लोरीन को मैं बोल सकता हूँ
कि ये मुझे बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ क्लोरीन जो है वो टूवर्ड्स द व्यूअर, या फिर मैं बोल सकता हूँ अबव द प्लेन। ठीक है। सिमिलरली आयोडीन जो है मुझे कहाँ नजर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ आयोडीन जो है वो मुझे नजर आ रहा है अवे फ्रॉम व्यूअर। अब ये क्या है, अब सिमिलरली आप अगर आप इसको जज कर सकते हो इजिली, तो आप इसको भी आप देख सकते हो। वो कैसे देखेंगे, तो मैंने बताया कि ये जो है और ये जो है वो क्या है, ऑन द प्लेन। मैं बोल सकता हूँ मिथिल ग्रुप जो क्या होगा वो ऑन द प्लेन होगा, फ्लोरीन एटम कहाँ होगा, तो फ्लोरीन एटम टुवर्ड्स द व्यूअर होगा, और हाइड्रोजन एटम जो होगा वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। दैट मीन्स की कुल बात मुझे निकल के आए कि अगर हम ये चीजों को समझते हैं कि कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है, और कौन सा अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन है, ऑन द प्लेन है, तो हमें चीजें बहुत इजी हो जाती है आगे के। जैसे मैंने बताया कि जो चारों फॉर्मूला है वो एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल है, तो मुझे चारों चीजों को एक तरह से अगर बोला जाए कि आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि कैसे एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जंप कर सकते हैं, या फिर कैसे इसको हम लोग फिक्सचर में, इस तरह को कैसे हम लोग फ्लाइंग वेज में लिख सकते हैं, तो चीजें फिर बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। सपोज दैट कि मैं बात करूँ केवल इस पोर्शन की, अगर मैं बात करूँ केवल इस पोर्शन की, तो मैं मुझे पता है कि ये कार्बन है, मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये जो प्लेन में से मैंने बताया कि ये और ये प्लेन पे है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये और ये है प्लेन पे। मैंने यहाँ दे दिया ब्रोमीन को, और यहाँ पे मैंने रख दिया इस पूरे पार्ट को। अब इस पार्ट को मैं मान लेता हूँ आर, सपोज मैंने इस पार्ट को मैंने आर मान लिया। और बच क्या गया हमारे पास Cl और I। मैंने बोला Cl क्या है, तो Cl क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर। दैट मींस कि वो अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन के लिए कैसे हमें दिखाते हैं, हमें पता है, कि हमें इसे बेस से दिखाना है, हम दिखा सकते हैं। और आयोडीन क्या है, तो आयोडीन हमें पता है बिलो द प्लेन है, हम लोग आयोडीन को भी दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली हमें इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले पे भी आ सकते हैं। बस हमें शर्त यही है कि हमें ध्यान रखना है कि कौन सी पोजीशन पे एटम है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। और हम लोग बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन भी जो है वो सॉहर्ट्ज के ही जैसा, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं। जैसे कि हम लोगों पे बात कर रहे थे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस एग्जांपल जैसे हम लोगों ने बनाया था, सी था, Br था, क्लोरीन था, आयोडीन था, यहाँ पे फ्लोरीन मान लिया, हाइड्रोजन मान लिया, और मैंने यहाँ पे लिखेंगे विच सपोज इसी को दिखाना है। अब यहाँ पर भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रंट कार्बन है और कौन सा बैक कार्बन। अगर आप मैं बोलूँ कि अगर इस कार्बन को फ्रंट मान रहे हो और इसको आप बैक मान रहे हो, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ अलग तरीके से होगा। वो कैसे होगा उसकी बात मैं करता हूँ, उसको देखते हैं कैसे। फ्रंट कार्बन को होगा जो हमें इस वाले रिप्रेजेंटेशन में फ्रंट कार्बन को दिखाएंगे डॉट से, इसे दिखाएंगे डॉट से। और जो बैक कार्बन होगा उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरह के सर्कल से। अब ये सर्कल है, डॉट है, कैसे दिखाएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास एग्जांपल है, जैसे तो मैं बात करूं कि ये है हमारे पास, और मैंने इसको इस तरीके से दिखाया। अब आपको लग रहा है कि ये भी तो सॉहर्ट्ज के जैसा ही है, हमने तो सॉहर्ट्ज में इसी तरीके से बनाया था। बिल्कुल हमें सॉहर्ट्ज की तरह ही इसे ट्रीट करना है, लेकिन हमने बोला कि बैक कार्बन को हमें क्या दिखाना है, तो सर्कल से दिखाना है। इसमें अच्छा लगा थोड़ा, इस तरीके से हमें दिखाना है। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है, यहाँ पे Cl, और इसको मैं इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पे मान लिया मैंने Cl3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक, तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, हमारे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या था, इस तरीके से। हम इसको किस तरीके से पहले लिख रहे थे सॉहर्ट्ज में, तो हमने बोला कि सॉहर्ट्ज में हम कुछ इस तरीके से लिख रहे थे। अब देखा जाए ये मॉलिक्यूल तो वही है, क्योंकि मैंने बोला कि हमें डॉट से दिखाना है फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन कैसा है, इस तरीके से उल्टा Y है, तो उल्टा Y भी हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ बैक कार्बन की, तो बैक कार्बन कैसा है, तो इस तरीके से है, सीधा Y दिख गया। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ इसमें, तो बोल सकता हाइड्रोजन यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे है, मिथिल ग्रुप यहाँ पे है, इस
इस तरह से क्लोरीन यहाँ पे है, आयोडीन यहाँ पे होगा और ब्रोमीन यहाँ पे होगा। मतलब कि हमने जस्ट बस इसको क्या किए हैं कि इसको क्लोज लिया है, इस दोनों को बॉन्ड को हम लोग क्लोज कर दिए। जैसे क्लोज किए तो बोल दिया कि इस कार्बन को हम मार रहे हैं डॉट से और जो पीछे का जो कार्बन आ रहा है वो सर्कल, बस इसे जैसे जोड़ दिया और इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे बात निकल के आएगी, हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होता है डाइहाइड्रल एंगल। यहाँ पे थीटा बन रहा होता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है 60 डिग्री की, दैट मींस कि हर एक यहाँ पे एटम्स जो होंगे वो 60 डिग्री से डिस्टिंग्विश होंगे या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं 60 डिग्री। पॉसिबल डाइहाइड्रल एंगल की बात करेंगे हम लोग आगे के लेक्चर में। इसको बोलते हैं नीमन प्रोजेक्शन। और नीमन प्रोजेक्शन में भी क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था सॉल्व्स में कि यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बारे में। ये भी जो होगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो होता है उसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया स्टैगर्ड जो होता है वो थीटा जो होता है वो 60 डिग्री हो सकता है, या फिर मैं सीधा सा बात करूँ थीटा बराबर ग्रेटर देन 60 डिग्री अगर होगा तो वहाँ पे बोल सकता हूँ कि वहाँ पे स्टैगर्ड। और इक्लिप्स क्या होगा निकल करके आता है कि अगर ये 0 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे इक्लिप्स लग रहा है। अब बात है 0 डिग्री से कैसे पता चलेगा 0 डिग्री, तो जो भी अगर मैं बात करूँ ब्रोमीन, अब यहाँ सपोज अगर आपने देखा ब्रोमीन के जस्ट पीछे यहाँ पर कोई भी एटम मौजूद नहीं है, तो ब्रोमीन से जो 60 डिग्री पे वो क्या है हाइड्रोजन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोमीन के 60 डिग्री में क्या है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जस्ट 0 डिग्री पे कोई नहीं, दैट मींस कि ब्रोमीन की कोई पैरेलल यहाँ पे एटम नहीं है। अगर पैरेलल होता तो मैं बोलता कि वो पे इक्लिप्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रोमीन के पैरेलल कोई एटम नहीं है, उससे कुछ एंगल पे एक एटम नजर आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो वो कौन सा एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे, जिसको हम डायहाइड्रल एंगल बोल रहे हैं। उस तरह से आप हर एक एटम को चेक करोगे तो यहाँ नजर आएगा कि आपको यहाँ पे फ्लोरीन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यहाँ पे मीथेन। तो उस तरह से क्या निकल गया कि सारे मॉलिक्यूल के बीच में कितने एंगल है 60 डिग्री का। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कन्फर्मेशन जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो क्या है न्यूमन प्रोजेक्शन का स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब स्टैगर्ड के अंदर भी बहुत सारे फॉर्म आते हैं, गॉस फॉर्म आती है, या फिर मैं बात करूंगा एंटी कन्फर्मेशन होता है, फुल्ली इक्लिप्स होता है, बहुत सारे कन्फर्मेशन होते हैं। फिलहाल इसकी बात मैं आगे करूंगा कि क्या क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें समझना है। तो मैंने 3 प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, फ्लाइंग वेज के बारे में बताया आपको, मैंने आपको सॉहर्स के बारे में बताया, न्यूमैन के बारे में बताया। अब जो लास्ट है वो हमारा क्या है फिस्टर प्रोजेक्शन। फिस्टर प्रोजेक्शन या फिर फिस्टर प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, इस दोनों में हम सेम ही है। तो यहाँ पे समझना फिस्टर प्रोजेक्शन क्या होता है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अब हमारा जो भी मॉलिक्यूल होगा वो अब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करने होंगे। अब कोई डैश लाइन काम नहीं करेगा, सॉलिड लाइन नहीं काम करेगा, वेज नहीं काम करेगा, लेकिन इंटरकन्वर्टेबल है, जैसे मैंने आपको बता के रखा है। आप इंटरचेंज बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप समझना है कि किस तरीके से। सपोज दैट मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं, सिंपल सा कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा लेता हूं, उससे पहले मॉलिक्यूल से स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो हमें ध्यान देना है कि वो हमेशा अबव द प्लेन के बारे में बात कर रहा होगा, अबव द प्लेन के बारे में। और जो वर्टिकल लाइन जो होगा वो हमें ध्यान रखना है कि वो बिलो द प्लेन के बारे में बात कर रहा है। इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं यहाँ पर से हम एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूँ सिंपल सा कोई भी एक मॉलिक्यूल के बारे में ले लूँ मैं, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे क्या नजर आया हमें, यहाँ पे एक कार्बन होगा और एक यहाँ पे कार्बन होगा और उस कार्बन से 4 एटम जुड़े हुए होंगे। अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से तो क्या निकल के आता है, सपोज दैट CH2 होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे मान लेता हूँ सपोज दैट CH2H है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ठीक है,
ये नहीं देखना कि कौन सा क्या है वो भी ध्यान उतना नहीं देना, मुझे समझना कि प्रेजेंटेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया CH है, CH2OH है, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन का बहुत ज्यादा रोल है। जब भी हम फ्रंट कार्बन किसी भी, सपोज मैंने इस कार्बन को अगर फ्रंट मान के रखा है, तो यहाँ वाला फ्रंट कार्बन जो होगा वो हमेशा नीचे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये मेरा बैक कार्बन है, तो ये हमेशा मेरा ऊपर होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। कहीं मतलब ऐसा होता है क्वेश्चन देखे और लोग पकाहट में आकर के क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं, उसको उल्टा मान लेते हैं, गलती हो जाती है। हमें ध्यान रखना है जिस कार्बन को फ्रंट मान रहे हो उस कार्बन को आप हमेशा इस पोजीशन पे, दैट मींस कि नीचे रखोगे, और जो बैक कार्बन होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, इस तरीके से मेरी प्रेजेंटेशन ध्यान देना है। और मैं इसमें देखूं, और एक चीज इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें समझना होता है कि अगर मैं सपोज दैट कुछ इस तरीके से लिख दूं, तो हमेशा ध्यान रखना, ये तो है तो फिक्स्चर प्रोडक्शन फॉर्मूला, इसमें नो डाउट, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये बोलता है कि जब भी आप फिक्स्चर प्रोडक्शन ड्रॉ कर रहे होगे, तो जो भी आप वर्टिकल लाइन जो दोगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग सीखना है हमें नई क्लासेस में। दैट मीन्स कि जब भी हम लोग ये डील कर रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन, तो हमें ये तो आपको बहुत हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं फिक्स्चर प्रोडक्शन में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम जो होने चाहिए वो वर्टिकल लाइन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम है, और जो CH2OH ग्रुप जो है वो कहाँ आ गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें हमेशा जब भी फिक्स्चर पोजीशन को करेक्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि CH2OH जो होना चाहिए वो हमेशा वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल कि हमें वर्टिकल लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रखने हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होगा वो इस तरीके से। अगर मैं देखूँ, मैं बोलूँ कि अगर मैंने इसको रिप्लेस किया, तो मैंने बोला इसको यहाँ ले आओ, आपने इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, मैं बोल सकता हाइड्रोजन यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, और इसी तरीके से Br यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया। ऐसे अब दैट मींस अब मैं बोल सकता हूँ कि ये करेक्ट फॉर्म हो गया इसके लिए फिक्स्चर प्रोडक्शन फार्मूला के लिए। तब इन चीजों को बहुत जरूरी था समझना कि वर्टिकल लाइंस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, और मैक्सिमम नंबर आइटम्स जो है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स है वो वर्टिकल लाइंस में होना चाहिए किसी भी फिक्स्चर प्रोडक्शन फार्मूला में, और उसको करेक्ट वे में लिखना है। हो सकता है कभी एग्जाम में आपको लिख दिए इस तरह से, आपको बोले कि आपको इसमें से नॉमिनेशन फाइंड करना है, या फिर आपको देखना है, हमेशा आपको सबसे पहले आपको इंटर कन्वर्ट करना होगा, देखना पड़ेगा इस तरह से आपके फॉर्म होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस तरह से आपको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही फिक्स्चर प्रोजेक्शंस की बात। और जैसे मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम ये जो है चारों फॉर्म जो है वो एक आपस में इंटरचेंज है, आप एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कैसे। तो जो पहला जो होगा वो मैं देखना बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में, वो होगा सॉहर्स से सॉहर्स टू फिक्स्चर कैसे देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी आप ले लो, मैंने मान लिया ये ले लिया, आप यहाँ पे कोई भी आइटम ले सकते हो, आपको जो भी मन हो आप वो ले सकते हो। मैंने सपोज ये आइटम लिया, तो मान लेते हैं ये हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास सॉहर्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सॉहर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एक कार्बन का आप क्या करोगे, अब अपने फ्रंट कार्बन मान लोगे और एक को बैक कार्बन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल को इधर कर दूँ, लिखूँ तो COH फ्लोरीन आ गया, CH3 आ गया, Br ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, मान लेते इसको मैंने मान लिया है फ्रंट कार्बन, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F कार्बन, आपको समझना होगा F कार्बन क्या है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ B कार्बन। तो F कार्बन जो है वो क्या है, फ्रंट, और फ्रंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और बैक कार्बन कहाँ होता है, पीछे पे। अब मुझे समझना है कुछ इस तरीके से, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ।
यहाँ पर चाहे आप जैसे बैठाना चाहते हो बैठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने सपोज दैट इस तरीके से 100 रिप्रेजेंट कर दिया और आपके पास ये है और आपको कन्वर्ट करना है इसको फिक्स्चर प्रोजेक्शन में। मैंने बताया कि फिक्स्चर प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। अब जैसे मैंने बताया था कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन हमेशा कहाँ चाहिए, नीचे। ये जो तीनों आइटम्स है वो कहाँ चाहिए, ये और इस पोजीशन में, और जो बैक कार्बन के जो आइटम्स है वो ये और ये पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन अब हमें देखना है कि सॉल्वेंट प्रेजेंटेशन जो है वो फिक्स्चर पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को समझते हैं। वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो एटम्स है वो इस तरीके में चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये बोलता है कि हमारे पास दोनों में जो दोनों कार्बन में एटम्स है वो कुछ इस तरीके से होंगे। दैट मीन्स कि मैं अगर बात करूँ सिंपल वर्ड में तो वो दोनों y के फॉर्म में होने चाहिए। अब यहाँ पे y के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा। अगर मैं बात करूँ तो ये तो है, तो मुझे इससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। छेड़छाड़ किसमें करनी होगी, तो इसमें करनी होगी। अब जो बोलता है कि कंडीशंस पहला क्या बोला कि अगर आपको फिक्स्चर पोजीशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको कार्बन के अरेंजमेंट जो होंगे वो आपको इंटरचेंज करने होंगे। और दोनों मुझे वाई में चाहिए। अब मुझे ये समझना है कि यहाँ पर जो होगी वो क्या लग रही है कि कॉन्फर्मेशन। अब ये चीज कैसे याद आ रहा है मुझे, कॉन्फर्मेशन लग रहा है। मुझे ध्यान आना चाहिए कि जैसे मैंने बात बताया था कि जब भी आप कार्बन कार्बन के बॉन्ड अगर आप रोटेशन करते हो तो वहां पे क्या लगता है, कॉन्फर्मेशन। और ये तीनों एटम जो है वो अपने अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो मैं अब ये बताऊंगा कि क्या है, लेकिन यहाँ पे समझ में आया कि अगर सॉल्वर की जगह में लिखे तो वो किस तरह का है, कॉन्फर्मेशन शो करता है। चलिए, तो मैंने जैसे बोला कि हमें वाई फॉर्म में चाहिए, तो वाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ इस तरीके से चाहिए होगा। इस तरीके से तभी तो वाई होगा, बोले हाँ होगा। अब हमें देखना है कि जो भी मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसके जो भी अपोजिट एटम है आप उसको उसके पोजीशंस पे ले जाओ। दैट मींस कि एफ जो है वो कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। OH जो है वो यहाँ आना चाहिए और CH3 कहाँ आना चाहिए, नीचे। अगर मैं उसको इंटरचेंज करके बोलूँ मैं इस तरीके से अगर लिख दूँ तो ये चीज होना चाहिए हमें। यहाँ पे मैं बोला Br आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे D आ गया। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो OH जो है वो इधर जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ OH यहाँ पे है। CH3 हमें नीचे दिख रहा है, CH3 को मैं नीचे कर दिया और फ्लोरीन जो है मुझे वो यहाँ नजर आ रहा है। अब मैं बोल सकता हूँ कि अब मैं इसको तो नहीं, लेकिन अब मैं इसको कन्वर्ट जरूर कर सकता हूँ फिक्स्चर पोजीशन में। सबसे पहले हमें ध्यान देना, अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर y के फॉर्म में दिया गया है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, चाहे यहाँ फ्रंट कार्बन चाहे बैक कार्बन जो भी पोजीशन पे चेंजेस है आप उसको सबसे पहले इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एटम लगे उसके जस्ट अपोजिट आप एक डॉटेड लाइन खींच दो, उसके जस्ट अपोजिट में, और उस एटम को आप चेंज कर दो। लेकिन यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कहीं जरूरत नहीं, यहाँ पे थी। तो मैंने बोला मिथिल ग्रुप को जो है वो नीचे ले जाना है, फ्लोरीन को उसके अपोजिट में डायगोनली, और OH को भी उसके डायगोनली ले जाना है। तो मुझे निकल करके आया ये क्वेश्चन, ये मुझे निकल करके आता है उसको चेंज करने के बाद। अब हमें देखना है कि क्या इससे हम फिक्स्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोले हाँ जी हाँ। अब कंडीशंस को आप अलाउ कर चुके हैं और आप यहाँ पर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो मैंने बोला कि यहाँ जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन कहाँ आएगा, तो नीचे है। ये बोला मैंने फ्रंट कार्बन है, ये बोला मैंने कार्बन है। अब मैंने बताया था कि डी जो है वो कहाँ पे है, प्लेन में आ गया, प्लेन में। और ये जो है CH3 आ गया नीचे, ठीक है। OH जो है आपके किस साइड है, राइट साइड है, बिल्कुल। फ्लोरीन जो है वो कहाँ है, उस तरह Cl कहाँ है, उस तरह से ब्रोमीन कहाँ है। सिंपल, आपको देखना है D और CH3 जो भी नीचे या फिर जो जो ऊपर होंगे उनको आप जस्ट अपोजिट में रख दो, ऊपर और नीचे करके। और जो भी आपके राइट और लेफ्ट में जो भी एटम्स हैं आप उस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं उनके बारे में है। सिमिलरली जब आपको मिलेगा कि आपको फ्लाइंग वेज में फिक्स्चर में कन्वर्ट करना है तो भी बहुत आसान है। फ्लाइंग वेज से भी आप फिक्स्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कैसे करना है। अब यही चीज समझ में आ गई होंगी तो सॉल्व को कैसे फिक्स्चर में करना, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, और कैसे कन्वर्ट करना वो भी मैंने बताया।
और जिस तरह से आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं जस्ट आपको इसको बस आपको इस तरह से चेंज कर देना। अगर आप इसको इस तरह से चेंज कर दोगे तो क्लोरीन आपको क्या नजर आएगा, क्लोरीन जो आपके राइट हैंड साइड था तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड है, ब्रोमीन आपके लेफ्ट हैंड साइड था तो ब्रोमीन लेफ्ट में चला गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो आपके राइट में था और फ्लोरीन जो था लेफ्ट में, CH3 नीचे था, CH3 को मैं नीचे कर दिया और D को आपको मान के चलना है कि वो ऊपर इस तरीके से चेंज करेगा। अब जो आती है बात कि मैंने बोला कि फ्लाइंग वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फ्लाइंग वेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिस्टर रिप्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल है ये सब चीजें, अगर आप ये सब चीजें सीख जाते हैं तो फिर आगे की चीजें बहुत आसान लगेगी और बस आपको लगेगा कि हमें बस कुछ चीजों को ध्यान रखना है और आप क्वेश्चंस को इजीली डील कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता करके रखा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 3 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, तो बहुत इजी हो जाएगी हमारे लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री और हम यहाँ पर से बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। समझते हैं फ्लाइंग वेज को कैसे फिर फिस्चर में कन्वर्ट करना। सपोज कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है लाइक COH, CH3 है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रुप है OH ग्रुप है। अब मान लेते हैं हमारे पास ये गिवन, जैसे कि मैंने आपको बता करके रखा है कि ये जो सॉलिड लाइन जो है वो हमेशा ऑन द प्लेन में रहेगी और ये जो डैश से नजर आ रहा है वो हमेशा बिलो द प्लेन जाएगा और ये जो वेज है वो हमेशा क्या होगा, अब द प्लेन होगा। बस इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है। फिस्चर में क्या करना होता है हमें कि हमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक ही कार्बन है तो मैं बस यहाँ पे एक ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर एक से ज्यादा कार्बन होते तो मुझे हो सकता था कि वर्टिकल को और लंबा करना पड़ता, हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल देकर चल रहा हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास ये मॉलिक्यूल गिवन है, इसको कन्वर्ट करना पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में, तो करेंगे क्या कि जो भी ग्रुप इस डैश लाइन से अटैच होगा, दैट मीन्स कि जो भी बिलो द प्लेन होगा उसको क्या करेंगे, हम इस पोजीशन पे ले आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सबसे ध्यान रखना है कि चाहे यहाँ हो यहाँ पे हमें सबसे इसको नीचे दिखाना है, बिलो करना है, तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या चली जाएगी, बिलो द प्लेन चली जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि सबसे इस लाइन में वर्टिकल लाइन में बिलो आ जाएगी, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर मैंने OH ग्रुप को ले आया। जो भी चाहे यहाँ पे Br हो Cl हो कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे कौन सा एटम, अगर उस एटम को अगर वो इस डैश लाइन से अटैच्ड है और वो बिलो, तो हमें ध्यान रखना है कि उसको हमें कहाँ लाना है, इस वर्टिकल लाइन में और सबसे नीचे ले आना है। अब बस चीजें यहाँ पर से आसान होगी। सपोज कि मैंने इस एटम को यहाँ पर से हटा दिया, अब बच क्या गया हमारे पास ये। अब क्या करो, आप इसे पकड़ करके ऐसे स्ट्रेच कर दो, यहाँ पे क्या आ गया, Br आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास CH3 और ऊपर क्या है एज इट इज C डबल बॉन्ड OH। तो ये चीजें होंगी हमें फ्लाइंग से फिश रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। बस इन चीजों का हमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास OH, बस यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता दूँ क्या बच गया। अगर आप OH का कर लेते हो तो आपके पास इजी हो जाएगा कि आप कैसे कन्वर्ट करना। लेकिन अब यहाँ पे बातें क्या आती है, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर सपोज दैट C डबल बॉन्ड H होता, यहाँ पे Br होता, तब बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं Br और यहाँ पे क्या कर देते हैं COH। लेकिन मैंने आपको बताया है कि फिस्चर रिप्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है कि इस वर्टिकल लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। बाकी क्या कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें तो है। ये आज के लिए मेरा बस इतना ही। फ्लाइंग बेसिक फिशर प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ इस वीडियो को। और ध्यान रखना कि ये जो है वो मैंने बेसिक पोर्शन से स्टार्ट किया है। हो सकता है कि नहीं का ये पोर्शन बहुत अच्छा रहा होगा, तो कोई बात नहीं। ये जो है वो बेसिक पोर्शन है, ये 12th में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एज अ रिकैप की वजह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप अगर यहाँ से टेस्ट पढ़ते हो और आगे जो भी वीडियोज में डालूंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी जो एडवांस कंसेप्ट होती है यूज केमिस्ट्री में, उसके बारे में जब मैं बात करूँगा तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें जो होंगी वो बहुत हेल्पफुल होगी हमारे लिए। तो
टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत ईजिली हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। और वहाँ पे जब हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारे जो स्टीरियो केमिस्ट्री कहीं पर वीक रही होगी तो वहाँ पर के क्वेश्चन भी हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे और उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें जो अगला वीडियो जो होगा मैं बता देता हूँ, अगला वीडियो जो होगा मैं कौन से टॉपिक पे शूट करूँगा या क्या आपके तक भेजूँगा, वो होगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैं बनाऊँगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, उसके कंडीशंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंडीशंस। उसमें हम लोग पैरेलिटी के बारे में बात करते हैं, और मैं बात करूँ तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करूँगा मैं, और नोमेनक्लेचर के बारे में हो सकता है मैं डील करूँ आगे। तो इस तरीके से मैं वीडियो जो होगा मैं स्टार्ट करूँ ताकि आपके बेसिक पोर्शन भी कवर हो जाए और आगे के लिए आपके पोर्शन जो है धीरे धीरे कवर करना चलूँगा मैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप और अगले वीडियोज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों को हल्का सा रीड करके रखो ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। तो तब तक के लिए मैं छोड़ देता हूँ आपके तक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।